हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। और आज से जैसा मैंने आप सभी को इन्फॉर्म किया कि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज़, जिसमें हम बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। एंड एज यू ऑल नो कि हमारे बोर्ड ने डिक्लेयर किया, अनाउंस किया है कि अब हमारे इस सेशन में टर्म 1 एग्जामिनेशन जो कि नवंबर एंड दिसंबर में होने वाला है, जो प्योरली बेस्ड ऑन एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। तो यही मकसद है इस वीडियो का, इस सीरीज़ का, कि आप सभी को एमसीक्यू के सभी तरह के क्वेश्चन से अवेयर कराना और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कराना फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि आप सभी इस थंबनेल में देख सकते हैं, और आज के इस वीडियो को हमने बेसिकली कम्प्लीटली एनपीओज, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड बनाया है। यानी आज के सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं बेसिस ऑन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो के पहले क्वेश्चन के साथ। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनपीओज। तो देखिए, बात यह है कि जो बोर्ड ने हमें क्राइटेरिया दिया है मिड टर्म 1 का, वो बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड है। बट ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि दैट विल बी टू इजी या फिर बहुत ही मुश्किल। यहाँ पर बात आती है कि सीबीएसई उसको मॉडरेट रखने वाली है, कुछ पैरामीटर्स पे रखेगी, कुछ बहुत इजी क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ बहुत टफ भी होंगे। तो अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन को आपको अच्छा रखना पड़ेगा। और आज के इस 10 क्वेश्चंस में आप सभी को मैं कुछ उस तरह के ही क्वेश्चन से रूबरू कराने वाला हूँ। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट या कितने या कौन कौन से स्टेटमेंट एनपीओज के रिस्पेक्ट में करेक्ट हैं। और स्टेटमेंट नंबर 1 है कि इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सेकंड स्टेटमेंट है इट इज सेट अप टू अर्न प्रॉफिट। एंड थर्ड वन इज इट्स प्रॉफिट और सरप्लस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स। एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी हैं जो हमारे सिलेबस में ऐड किए हैं सीबीएसई ने, और कहीं ना कहीं ये उसी टाइप का आपका क्वेश्चन है। और कुछ ऑप्शंस आपके सामने ये देख सकते हैं आप। तो पहले हम, इससे पहले कि अपने आंसर्स को चुनें, हम पहले बात करते हैं वेरियस स्टेटमेंट्स के बारे में कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है या सही है। तो स्टेटमेंट 1 पे आते हैं पहले तो। और स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है कि इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट। तो अगर आप सभी को एनपीओज की बेसिक डिटेल्स मालूम है तो आप कह सकते हैं कि यस, स्टेटमेंट नंबर 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेटमेंट 2 पे बात करें तो ये लिखा है इट इज सेट अप टू अर्न प्रॉफिट। और एनपीओज की बेसिक मीनिंग जो आती है उससे ये बात साबित होती है कि एनपीओज का स्टैब्लिशमेंट सर्विस मोटिव के लिए होता है, ना कि प्रॉफिट अर्निंग के लिए। यानी स्टेटमेंट नंबर 2 इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। और अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो लिखा है इट्स प्रॉफिट और सरप्लस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स। एंड अगेन कॉन्सेप्चुअली बात करें तो ये स्टेटमेंट नंबर 3 भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो हम देख पा रहे हैं कि 3 में से स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट नंबर 3 भी करेक्ट है। और यही पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट या कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। सो स्टेटमेंट 1 एंड 3 बोथ आर करेक्ट। सो एज पर दैट हमारा आंसर सुटेबल जो बन रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओनली 1 एंड 2। तो आइए इसके आंसर कंफर्म कर लेते हैं। तो एज यू आर वॉचिंग ऑन द स्क्रीन, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि आंसर नंबर सी में क्या है हमारे ऑप्शन नंबर सी में, तो वो है स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, विच इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनपीओस। सो ध्यान देने वाली बात पूछा है, कौन सा, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा कुछ ऑप्शंस, उनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। करेक्ट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा खतरनाक होते हैं। कई बार बच्चे समझ ही नहीं पाते कि हम लोग को चुनना किसे है। तो आपको चुनना उसको है जो सही है, उसको छोड़कर जो एक इनकरेक्ट निकलेगा उसको आपको एज करेक्ट आंसर समझ के चलना है। तो लेट्स हैव द डिटेल्स।
देखिए क्या दिया है, पहला ऑप्शन है इट इज सेट अप एज अ चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट. सेकेंड ऑप्शन इज प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव. Third option, its management is done by trustees or managing committee. And last option, its financial statements include only income and expenditure account and balance sheet. तो आइए वन बाय वन सारे स्टेटमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं. पहला आता है कि इट इज सेट अप एज अ चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट. आप एनपीओज को एक चैरिटेबल सोसाइटी या ट्रस्ट के तौर पर सेटअप करते हैं और बिल्कुल सही कहा है. देन प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव. आपके एनपीओ का जो ऑब्जेक्टिव और प्रॉफिट नहीं होता है, तो अगेन इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. इट्स मैनेजमेंट इज डन बाय ट्रस्टीज और मैनेजिंग कमेटी, एंड ये भी बिल्कुल सही है स्टेटमेंट. एंड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. यानी इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सिर्फ दो ही हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं एनपीओज में, ऐसा कहा जा रहा है. एंड वी ऑल नो दैट कि दो नहीं तीन होते हैं. सो अकॉर्डिंगली हमारा जो आंसर बन रहा है इस क्वेश्चन का करेक्ट, वो क्या बन रहा है, तो इट इज ऑप्शन नंबर डी. दैट इज कि इट इंक्लूड्स ओनली टू स्टेटमेंट, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट. तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि हमारे एनपीओज में तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, दैट इज receipts and payment account, second one is income and expenditure account, and third one is balance sheet. ठीक है, that's why option number D was correct. Now moving toward to the next question, that is question number 3. देखिए क्वेश्चन क्या है, which is known as the summary of cash book. एनपीओज में बहुत ही कॉमन एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है कि समरी ऑफ कैश बुक किसको कहा जाता है या किसको माना जाता है एज ए समरी ऑफ कैश. तो आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है. पहला है रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट. सेकंड ऑप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी. एंड लास्ट ऑप्शन बैलेंस शीट. देखिए मेरा बीइंग अ टीचर ऐसा अजम्पशन है कि हमें इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन में इस तरह के ऑप्शंस काफ़ी सारे देखने को मिल सकते हैं. यानी क्वेश्चन में ऐसा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जाएगा बच्चों को कि बच्चों को लगे कि ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है. तो इसलिए ऐसे ऑप्शंस को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करें आप पहले तो. हालांकि क्वेश्चन के मुताबिक ये बड़ा ही सिंपल सा सॉल्यूशन था कि समरी ऑफ कैश बुक कहा जाता है रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट. तो इट इज़ क्रिस्टल क्लियर दैट ऑप्शन नंबर ए इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. रेस्ट ऑप्शंस पे जाने की आपको कोई भी ज़रूरत है ही नहीं. ठीक है, तो आइए देख लेते हैं अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है. तो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4. ये क्वेश्चन है कि ऑन विच बेसिस रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. आप सभी ने क्लास 11th में भी सीखा होगा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं. तो वही पूछा जा रहा है कि किस बेसिस पर रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनता है. तो अगर आपने रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट की थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से सुना है, समझा है, पढ़ा है, तो जरूर इसका आपको आंसर पता होगा. एंड ऑप्शंस आर कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, बोथ कैश एंड अक्रूवल बेसिस, एंड लास्ट डेली बेसिस. तो देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन पे फिर एक बार बात करेंगे. 11th में जो आप लोगों ने पढ़ा था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वो दो होते हैं ऑब्वियसली, एक कैश और एक अक्रूवल बेसिस. कोई भी ऐसा बेसिस नहीं होता जिसमें कैश और अक्रूवल दोनों को ही यूज़ किया जाता हो, क्योंकि कैश बेसिस में ओनली कैश ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं एंड अक्रूवल में ओनली अक्रूवल को. मतलब कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम कि जब वो इनकम या एक्सपेंडिचर एक्रूड होता है. एंड डेली बेसिस इस नाम का तो कोई बेसिस होता ही नहीं है. तो साफ साफ आप ऑप्शन नंबर डी को तो हटा ही दीजिए दिमाग से कि ऐसा कोई आंसर आपका हो सकता है. अच्छा, मेनली हम बात करते हैं तो हमारे जो ऑप्शंस होते हैं बेसिस के तौर पर, कि अकाउंटिंग में दो ही बेसिस होते हैं, एक कैश बेसिस और एक अक्रूवल बेसिस. तो आंसर आपका बिटवीन ए एंड बी ही होना चाहिए. और रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जैसा कि आप सभी ने अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि इसको हम जानते हैं एज अ समरी ऑफ कैश बुक. तो अगर ये समरी ऑफ कैश बुक है तो कैश बुक का नेचर होता ही है कि ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना. दैट मीन्स कि इसका आंसर बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैश बेसिस. चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. थोड़ा सा न्यूमेरिकल अब इसमें इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा बहुत ज़रूर है. देखिए क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा. लिखा है अ क्लब रिसीव्ड ₹40,000 एज डोनेशन एंड एज पर द पॉलिसी ऑफ द क्लब 75% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड एज डोनेशन वुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिट्स. तो कह रहे हैं कि एक क्लब है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनपीओ का मतलब ही होता है जैसे स्पोर्ट्स क्लब, ये एग्जांपल्स में आते हैं. तो कोई क्लब है जिसको कि ड्यूरिंग द ईयर 40,000 का डोनेशन रिसीव हुआ है, और उन क्लब की पॉलिसी के अकॉर्डिंग 75% उस अमाउंट का, डोनेशन का, माना जाता है एज रेवेन्यू रिसिट्स. ये अभी तक की बातें बताई गई हैं इस क्वेश्चन में.
नेक्स्ट डिटेल्स और क्या है क्वेश्चन में, आइए देखते हैं। इन सच अ केस स्टेट द अमाउंट ऑफ डोनेशन विच वुड अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए कि वो कौन सा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितना अमाउंट है डोनेशन के लिए जो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो अगेन आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता हैं तो बिल्कुल आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं, मेरा काम है सिखाना, मैं आपको सिखाता हूँ। ऑप्शंस हैं 40,000, 10,000, 30,000 एंड नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर सी आंसर क्या है, क्यों है, आइए इस एक पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन पे आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आंसर नंबर सी क्यों है हमारा करेक्ट आंसर। देखिए कुछ रूल है जो मैंने आपको लिखकर दिखा रखा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स द आइटम्स ओनली ऑफ रेवेन्यू नेचर। होप्स हो कि थोड़ा बहुत आप लोगों को ब्लर पिक्चर्स दिख रही होगी, बट मैं रीड कर रहा हूँ, आप उसको इत्मीनान से सुनिए, समझिए, बिल्कुल आप समझ पाओगे। तो रूल है आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कि वो रिकॉर्ड करता है ओनली रेवेन्यू नेचर के आइटम्स, मतलब चाहे वो एक्सपेंडिचर्स हो चाहे वो आपके इनकम हो, जब तक वो रेवेन्यू नेचर के नहीं होंगे तब तक आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। और जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में देखा, लिखा हुआ था कि 75% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड एज डोनेशन टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू नेचर। तो रेवेन्यू नेचर ही हमें जानना है क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मतलब ही रेवेन्यू नेचर हुआ। तो स्ट्रेट अवे टोटल डोनेशन था 40,000, आप उसका 75% कैलकुलेट करोगे जो आएगा 30,000। तो 30,000 रुपीज़ आपका रेवेन्यू नेचर कंसिडर होगा, और हमें यही जानना था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आएगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मतलब है रेवेन्यू नेचर, तो दैट्स वाई जो रेवेन्यू रिसिट्स होगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और जिसका मतलब हुआ 30,000, ये अपीयर होगा हमारे क्रेडिट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। तो आपको समझ में आ गया होगा सारा एक्सप्लेनेशन कि क्यों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बट इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप सभी को मेरा यह एफर्ट, ये वीडियो, ये एक प्रयास जो मैं कर रहा हूँ आप सभी के लिए अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, अपने फैमिली के साथ, जिनको भी आप जानते हैं जिनको इनकी ज़रूरत है, बिल्कुल उसको शेयर करें ताकि हर जगह ये पहुँच सके। अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर कोई डाउट है तो ज़रूर से ज़रूर बताएं मुझको, सो दैट कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। तो चलिए इन्हीं रिक्वेस्ट के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 एक कंप्लीट न्यूमेरिकल बेस्ड ये क्वेश्चन होगा। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा बहुत इसमें हो सकता है आपको परेशानी हो, लेकिन मेरा काम है आपको परेशानी में लाना एंड देन आपको क्लियर करना हर एक चीज़। There are 50 members in a sports club and each of whom pay an annual subscription of rupees 400। तो बेसिक एक डिटेल अब तक हमको मालूम क्या चला है कि हमारे पास 50 मेंबर्स हैं किसी स्पोर्ट्स क्लब में, और हर एक मेंबर जो एनुअल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन पे करता है वो है 400। और अगर आपने बेसिक न्यूमेरिकल्स इसके लगा रखे तो आप को मालूम होंगे कि जितने भी रुपीज़ पर मेंबर होते हैं मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मेंबर्स कर दोगे आप, तो दैट विल रिफ्लेक्ट द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। फिर लिखा है ड्यूरिंग द ईयर 2021 total amount received as subscription was amounted to rupees 17,600। तो जो हमारा करंट सेशन है 2020-21, ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा करंट सेशन है। इस सेशन में हमने जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है वो बता रहे हैं टोटल 17,600, जिसमें इंक्लूड है 600 रुपीज़ का 2022 के लिए भी, सॉरी 21-22 के लिए भी। अब इसका क्या मतलब है ये तो एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेक्शन में। आइए देखते हैं और डिटेल्स में क्या दिया है। इन द लास्ट ईयर 4 members had paid their subscription for 2020-21 as well। तो बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि 4 लोग ऐसे भी थे, 4 मेंबर्स ऐसे भी थे जिन लोगों ने पिछले ही साल अपना सब्सक्रिप्शन पे कर दिया था 2020-21 के लिए। यानी पिछले साल मतलब जो साल बीत चुका था, लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, उसी साल 4 लोगों ने हमारे करंट ईयर के लिए पेमेंट कर दिया। इसको हम कहते हैं प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग। ठीक है, अब इसके बाद और क्या क्वेश्चन में दिया है या क्या करवाना चाहते हैं हमसे, तो देखिए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। तो आपको कुल मिलाकर पता लगाना है द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल ड्यूरिंग द करंट ईयर। एंड ऑप्शंस दिए हैं 2000, 1600, 3000 एंड 1400। तो अब इसमें एक आंसर सही है, बट ऑब्वियसली मैं डायरेक्टली किसी आंसर को बता दूँ तो ये
कहीं से भी एक्सप्लेनेशन नहीं बनता। तो सबसे पहले हम करेक्ट आंसर जानते हैं जो कि ऑप्शन नंबर डी है, और ऑप्शन नंबर डी ही क्यों करेक्ट आंसर है उसका एक्सप्लेनेशन आपके स्क्रीन पर है। अब आइए एक एक करके सबको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो मैंने जो आपको क्वेश्चन पढ़ते समय ही बता दिया था कि जब भी आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ मेंबर्स और पर मेंबर का अमाउंट दिया हो तो उसको मल्टीप्लाई करके आप पता लगा सकते हैं टोटल अमाउंट टू बी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो आपने देखा कि क्वेश्चन में 50 मेंबर्स हैं आपके पास और 400 रुपये पर मेंबर हैं, तो दैट मीन्स 20,000 इज द टोटल अमाउंट विच द स्पोर्ट्स क्लब और द एनपीओ विल रिसीव फ्रॉम द मेंबर्स एज सब्सक्रिप्शन। एक बेसिक बात आपको ये पता चल जानी चाहिए कि आपका टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए। नाउ आपके क्वेश्चन में बताया गया कि आपने सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया ड्यूरिंग द ईयर, तो वो था 17,600। देन क्वेश्चन में दो एडजस्टमेंट्स दिए थे, जैसे कि एक था एडवांस सब्सक्रिप्शन जो कि आने वाले साल के लिए था, मतलब हमारे करंट ईयर में हमको मिलता है 600 रुपीज़ जैसा क्वेश्चन बताया गया था, बट वो रिलेट करता है आने वाले साल 2021 एंड 22 के लिए। तो एज पर द अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये हमारे इस साल की इनकम नहीं बन सकती। दैट्स वाई टोटल जो अमाउंट रिसीव किया गया है 17,600 उसमें से इसको माइनस कर देंगे। और इन शॉर्ट कहें तो ये हमारे इस क्वेश्चन के लिए क्या है, ये है हमारे इस क्वेश्चन के लिए प्रीपेड एट द एंड, और एज पर द रूल प्रीपेड एट द एंड माइनस होता है। सो माइनस हो गया 600 और इससे अब तक की वैल्यू बन गई 17,000। ना अब क्वेश्चन में ये भी बोला गया था कि पिछले साल लास्ट ईयर 4 ऐसे मेंबर्स थे जिनका पर मेंबर 400 बनता है, यानी 1600 रुपीज़ टोटल। वो 1600 रुपीज़ उन्होंने पिछले साल दे दिया था, लेकिन उसका कनेक्शन था इस साल से, करंट ईयर से। तो यानी कुल मिलाकर इस साल का अमाउंट जो पिछले साल मिल गया, तो अगेन लास्ट ईयर भले मिला हो लेकिन कनेक्शन तो इसी साल से है, इसलिए ये भी इस साल की इनकम बन जाती है। तो ये अमाउंट इसी साल की इनकम में प्लस होगा, और जिसको हम कह सकते हैं प्रीपेड इन द बिगिनिंग। तो इस तरह से टोटल 17,600 में से 600 माइनस हुआ क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए रिलेट करता है, और 1600 प्लस हुआ क्योंकि लास्ट ईयर मिल चुका था बट था इसी साल के लिए। तो अब तक की वैल्यू आ गई 18,600। और वी ऑल नो दैट कि हमें इस साल सारे मेंबर से मिलाकर 20,000 मिलना चाहिए था, तो मैं उसको लिख देता हूँ टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट इज टू बी रिसीव्ड एज 20,000, लेकिन मिला तो हमको एक्चुअली 18,600 सिर्फ इस करंट ईयर का। तो इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा जो कि आपके सामने है 1,400, वही डिफरेंस आपके लिए क्या है, तो आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। इस साल का वो आउटस्टैंडिंग जो आपको अब तक नहीं मिला वो है आपके लिए कितना, 1,400। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनता है, ऑप्शन नंबर डी। तो होप सो कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, सो दैट कि मैं जान पाऊँ आप सभी की फीडबैक कि आपको एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आती है। खैर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। मैं अगेन कहूँगा आपसे, जिस जिस क्वेश्चन में ये बात कही जाती है नॉट, उस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझ के पढ़िएगा क्योंकि बहुत जल्दी उसमें कन्फ्यूजन होता है और गलतियाँ हो जाती हैं। तो पूछा गया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या इनमें से नहीं इंक्लूड होता। तो आप ऐसा मान के चले कि आपको 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं। इनमें से या तो कोई एक ऑप्शन या दो ऑप्शन ऐसे मिलने वाले हैं जो कि इंक्लूड नहीं होते हैं, तो बाकी वो ऑप्शन होंगे जो इंक्लूड होते हैं। तो किसी एक तरीके से आपको पिक करना होगा कि आपको कहाँ किया जाना है और आपको करना क्या है, अदरवाइज आप गलती जरूर कर बैठोगे। खैर ऑप्शंस पे आते हैं। पहला पॉइंट लिखा है लेगेसी जनरल। तो इस बारे में बता देना चाहूँगा कि लेगेसी को अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कुछ ना बताया जाए कि वो स्पेसिफिक है कि नहीं है, तो उसको जनरल ही ट्रीट किया जाता है और वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है। सेकंड आता है डोनेशन। थर्ड है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तो ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको चॉइस या ऑप्शंस दिए गए ओनली 1, बोथ 1 एंड 3, ओनली 3 एंड ऑल द अबव। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आजकल इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं और सीबीएसई इसी तरह क्वेश्चंस की तैयारी आप लोगों को करवाना चाहती है अंडर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो देख सकते हो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनमें से, इन 3 में से कौन सा या कौन कौन सा नहीं आता है। तो या तो आप नहीं आता है उसको पिक कर लो, या कौन कौन सा आता है उसको पहले एक्सक्लूड कर लो। तो लेगेसी जनरल लिखा है तो डेफिनेटली ये हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ही पार्ट बना, यानी ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। डोनेशन भी ऑब्वियसली आता है, लेकिन डोनेशन फॉर बिल्डिंग ये एक स्पेसिफिक फंड है, पर बिल्डिंग के लिए डोनेशन है, तो ये वो टर्म है जो हमारे इसको मैच कर रहा है, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आता, ये बैलेंस शीट में आता है। तो फिलहाल तो हमें दिख रहा है कि ओनली थर्ड नंबर जो आइटम है वो बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर मैच कर रहा है ओनली 3। ठीक है, तो ये हो गए सारे एक्सप्लेनेशन। तो आइए अपने इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो
तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, ओनली 3, दैट इज डोनेशन फॉर बिल्डिंग। नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 फॉर टाइगर स्पोर्ट्स क्लब। तो एक स्पोर्ट्स क्लब का नाम है टाइगर स्पोर्ट्स क्लब, जिसके बारे में डिटेल्स दिए गए हैं स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड, और पूछा गया है कि 2020-21 जो कि करंट ईयर है उनका, उस साल का स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ। तो काफ़ी सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है, और देखते हैं क्वेश्चन में डेटा किस तरह के दिए गए हैं। पहला डेटा है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 70,000। अगर आपके क्वेश्चन में सिंपली स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज लिख करके दिया है तो मान के चलिए कि आपके उस क्वेश्चन के लिए ये टोटल परचेज की वैल्यू दी गई है। बाकी स्पेसिफिकली जो लिखा गया होता है उसके अकॉर्डिंग मानेंगे आप। और हालांकि आप देख सकते हैं ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है इंक्लूडिंग क्रेडिट परचेज ऑफ 30,000। तो पहले तो आप क्लियर कर लें कि 70,000 में 30 को जोड़ना नहीं है, आपके टोटल परचेज की वैल्यू 70,000 है, जिसमें 30,000 मिला हुआ है एज क्रेडिट परचेज। और जब आपका क्रेडिट परचेज भी इंक्लूड हो जाता है परचेज की वैल्यू में, तो ऐसे केस में आप क्रेडिटर्स की वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंज्यूम। ध्यान रखना है आपको इन बातों का। देन बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2021, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 21 मतलब करंट ईयर, यानी ये क्लोजिंग बैलेंस है। एंड देन बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2020 जो कि हमारा ओपनिंग बैलेंस है। और ऑप्शंस दिए गए उसके बाद 60,000, 30,000, रुपीज़ 70,000 एंड रुपीज़ 40,000। तो अगेन यही कहूँगा, डायरेक्टली आंसर्स पे आना दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे टू एक्सप्लेन एनीथिंग, बट पहले हम ऑप्शन ही जानेंगे कि क्या करेक्ट आंसर है, देन एक्सप्लेनेशन भी जानेंगे कि जो भी आंसर है क्यों है वो आंसर। सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं कि क्यों हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो ये रहा आपके सामने एक्सप्लेनेशन। तो हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द करंट ईयर, और जिसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा फॉर्मूला। ओपनिंग स्टॉक, तो वैल्यूज को बहुत ध्यान से समझते हुए, ओपनिंग स्टॉक, और स्टॉक मतलब 31 मार्च 2020 का बैलेंस या स्टॉक वो था 25,000। देन परचेजेस, आपको बताना चाहूँगा परचेजेस में जो यहाँ पर ऐड किया जाता है वो होता है टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कैश और क्रेडिट परचेज की वैल्यू का टोटल, ना सिर्फ कैश परचेज ना सिर्फ क्रेडिट परचेज। हाँ वो अलग बात है, आपके क्वेश्चन में सिर्फ क्रेडिट परचेज दिया हो तो सिर्फ वही जुड़ेगा, सिर्फ कैश परचेज हो तो वही जुड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब दोनों होंगे तो दोनों को मिला करके ही लिखते हैं यहाँ पर, और जो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया गया था 70,000, तो यहाँ तक की वैल्यू का टोटल मिलाकर बन जाता है 95,000। एंड देन लास्ट पोर्शन आता है लेस क्लोजिंग स्टॉक, जो कि 31 मार्च 2021 का के डेट में था, जो गिवन था 65,000। तो दैट मीन्स कि हमारा जो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम या यूज हो चुका है ड्यूरिंग द ईयर वो कितना है 30,000। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर, अगेन करंट ईयर रेफर्स टू 2020-21 for the year 2021-22 and 2022 and 23 respect rupees 5,000 and rupees 8,000 respectively। देखिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन की बातों को समझिएगा, बहुत कुछ लिखा है। कह रहे सब्सक्रिप्शन आपको मिल चुका है एडवांस में, किस साल मिला है, इस साल जो कि आपका करंट ईयर है, और जिस साल के लिए मिला है वो कौन कौन सा साल है 2021-22 मतलब जस्ट नेक्स्ट ईयर, एंड उसके भी अगले साल 22-23 तक का, जिनकी वैल्यूज रिस्पेक्टिवली क्या है 21-22 के लिए 5,000 और 22-23 के लिए 8,000। मतलब आपने इस साल एडवांस में, इस साल आपने एडवांस में 5 + 8, ये दोनों 5 + 8, ये जो फिगर बन रहा है आपका यानी 13,000 रुपीज़ आपने एज एडवांस रिसीव कर लिया है इसी साल में। तो आपका कुल मिला के ये प्रीपेड है। अब बात क्या हो रही है, पूछना क्या चाहते हैं वो समझिए क्वेश्चन में। तो पूछा सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, एंड ऑप्शन नंबर 1 इज प्रीपेड सब्सक्रिप्शन विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड बाय रुपीज 13,000। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड बाय रुपीज 5,000। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन विल बी शोन ऑन द असेट साइड बाय रुपीज 5,000, एंड लास्ट ऑप्शन प्रीपेड सब्सक्रिप्शन विल बी शोन ऑन द असेट साइड बाय रुपीज 13,000। तो पहले मैं एक बात सभी लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, प्रीपेड वर्ड को देखकर आमतौर पर हम सब समझ बैठते हैं कि वो एक असेट्स होता है, लेकिन आप भूल जाते हैं कि अगर किसी इनकम का प्रीपेड हमारे सामने है तो वो ऑलवेज एक लाइबिलिटी ही होता है। और अगर वो किसी एक्सपेंडिचर का, जैसे सैलरी है, वेजेस है, रेंट है, अगर किसी एक्सपेंडिचर का वो प्रीपेड होगा तो ऑलवेज वो असेट्स होता है। तो इसका मतलब क्लियर है कि हमारा ऑप्शन नंबर सी या डी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो एक इनकम होता है, यानी वो लाइबिलिटी ही बनने वाला है। बट हमको तय करना है कि ऑप्शन नंबर ए सही है कि बी सही है।
तो कुल मिलाकर के हमारे करंट ईयर में हमने 5 + 8 दैट इज 13,000 रिसीव कर लिया है एज एडवांस। तो इसलिए लाइबिलिटीज में 13,000 से ही आएगा हमारा लाइबिलिटीज प्रीपेड सब्सक्रिप्शन के नाम से। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर जो कि है ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन सारा दे ही चुका हूं एंड बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। चूज ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। बहुत कॉमन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन। हमें 4 ऑप्शंस मिलने वाले हैं, उनमें से ऑड वन को पिक करना है और डेफिनेटली उन सब में से 3 ऐसे होंगे जो किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे और एक ऐसा होगा जो उन पैटर्न से अलग होगा। तो लेट्स सी। लीगेसी, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, एंडोमेंट फंड एंड पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस। देखिए आमतौर पर इस तरह के क्वेश्चन को देख करके दिमाग में ये स्ट्राइक करता है कि लीगेसी चलो एक रिसिट्स है, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम डेफिनेटली पेमेंट है, एंडोमेंट फंड अगेन रिसिट्स है और ये भी पेमेंट यानी पेमेंट है। तो ये रिसिट्स और ये भी रिसिट्स, दो रिसिट्स और दो पेमेंट, तो इसमें से तो एक चुनना और चुनना मुश्किल है। तो कैसे चुना जाए? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसा मिल रहा है हमें पैटर्न तो यानी ये हमारा सही सोच नहीं है, हमको सही सोचना पड़ेगा। क्योंकि बार बार आप देख सकते हो ऑड वन आउट निकालना है, यानी 3 में सेम नेचर होगा, एक में अलग। तो चलिए एक और बात ट्राई करते हैं। किसी भी इनकम या रिसेट्स या किसी भी एक्सपेंडिचर या पेमेंट के 2 नेचर होते हैं बेसिकली। एक होता है रेवेन्यू का नेचर यानी रेगुलर बेसिस, और एक होता है कैपिटल नेचर मतलब इरेगुलर बेसिस। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। लेगेसी आमतौर पर हमारे एक एनपीओज के लिए रेवेन्यू नेचर का होता है। देन अगर बात करते हैं ऑनोरेरियम, तो ऑनोरेरियम भी रेगुलर बेसिस पर पे होता है यानी रेवेन्यू नेचर होता है। एंडोमेंट फंड हमारा जो होता है वो कैपिटल नेचर का होता है और पेमेंट ऑफ सैलरी वेजेस भी रेवेन्यू नेचर का होता है। देखिए अब हमें 3 में एक पैटर्न दिख रहा है, डिस्पाइट ऑफ रिसिट्स और पेमेंट ये तीनों में क्या दिख रहा है? रेवेन्यू नेचर है, बट एंडोमेंट फंड में कैपिटल नेचर है। तो इस तरह हमें दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर सी दैट इज एंडोमेंट फंड सभी से अलग है। तो इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। जरा एक बार हम देखना चाहेंगे कि हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बन रहा है। देख सकते हैं, हाँ मैंने गलती से डी बोल दिया, ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि एंडोमेंट फंड हमारा कैपिटल नेचर का है। तो दैट्स हाउ वी हैव कंक्लूडेड टुडेज वीडियो एंड होप सो कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी को कहीं ना कहीं अपने एनपीओज के बेसिक कॉन्सेप्ट को थॉरली इतने कम समय में तैयार करने का एक छोटा सा मौका। तो जल्द ही मिलूंगा आप सभी के साथ नए वीडियो के साथ, जिसमें हम अगले चैप्टर का कुछ फिर 10 क्वेश्चन लेकर हाजिर होंगे और साथ ही साथ इसी सीरीज में बिजनेस स्टडीज के भी चैप्टर के प्रैक्टिस करेंगे। कुल मिलाकर हमारा टारगेट होगा टर्म 1 के एग्जाम के एमसीक्यू क्वेश्चंस का हर एक एंड कवर अप करना। तो एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट कि अगर आप सभी को मेरा एफर्ट्स अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें सो दैट कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।